था। आज के इस क्लास में हम मिनरल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे यूनिट 1 का ही एक छोटा सा टॉपिक है। मिनरल्स जो सामान्यतः आपने पहले कभी सुने होंगे या पढ़े होंगे, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे भी उनको क्या है डिफाइन या कैटेगराइज किया जाता है। तो हम इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स को समझेंगे कि ये मिनरल्स होते क्या हैं, देन हम इनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। आफ्टर दैट हर मिनरल को हम सेपरेटली क्या है देखेंगे कि क्या उसका काम है, क्या उसका सोर्स है, आदि आदि बातों को। ठीक है, चालू करते हैं हम मिनरल्स क्या होते हैं से। देखो, आपने जब कभी केमिस्ट्री पढ़ा होगा अपने शुरुआती चरण में जीवन में, है ना, तब आपने सामान्यतः दो तरीके से केमिस्ट्री को डिवाइड किया होगा, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत डीप में न जा करके, बहुत डिटेल वर्जन में ना समझा करके मैं एक सामान्य समझने के नज़रिए से कहूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सामान्यतः उस पोर्शन को कहा जाता है, सामान्यतः ऐसा थंब रूल नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल पोर्शन है, उस पोर्शन को कहा जाता है जहां पर कार्बन का इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन सामान्यतः इनऑर्गेनिक पोर्शन के तौर पे बताया जाता है। ठीक है, तो जो मिनरल्स हैं वह एक प्रकार के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमको बहुत ही लेस क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में हमको रिक्वायर्ड होते हैं टू परफॉर्म द सर्टेन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि हमारे शरीर के कुछ सामान्य कार्यों को संपादित करने के लिए बहुत कम मात्रा में कुछ अकार्बनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वह खनिज के तौर पर संबोधित किए जाते हैं। दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो चीज यदि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है वह हमारे लिए इसेंशियल कैटेगरी में आती है। दैट मीन्स कि हमको उसको, उस पर्टिकुलर चीज को हमें बाहर से थ्रू द डाइट, है ना, भोजन के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने कहा क्या कहा इस चीज को लेकर के कि भाई दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल्स। देखो, ये जो मिनरल्स है ये हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या है ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में मेंशन्ड है। ठीक है, तो इनका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला बहुत अलग नहीं होता है। किससे अलग नहीं होता है? वो जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व दिए हुए हैं उन्हीं में से कोई एक तत्व होगा। ठीक है, सब नहीं होते हैं, चंद मुश्किल से कहें कि लगभग 30 के आसपास क्या होते हैं, ये तत्व होते हैं। ठीक है, सामान्यतः या आयंस के फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए होते हैं, ये आयंस के फॉर्म में चाहिए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सिंपल सा कहें कि कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है ना, तो अब ये सब हमको क्या चाहिए, आयन के फॉर्म में चाहिए है। जैसे उदाहरण के लिए मैं सिंपल सा कहूँ कि सोडियम आयन हो गया, यहाँ पर पोटेशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। मान लो इधर पे आयरन था तो यह तो क्या हो जाएगा, फेरस आयन हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, फेरिक आयन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से क्या है चलते हैं। ठीक है, प्लस का साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं। तो ये शरीर में आयन के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, अपना फंक्शंस शो करते हैं, और यह कहीं ना कहीं किसी न किसी एक कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि आपको कैल्शियम चाहिए, लेकिन आप कैल्शियम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो कैल्शियम को हमने क्या कर दिया, कैल्शियम फॉस्फेट के एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? कैल्शियम फॉस्फेट के एक उस स्वरूप में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब इन सब के अपने अपने क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग बॉडी पोर्शंस में अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। ठीक है, तो द मिनरल और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी। इस बात को हमने पीछे समझा था, है ना, कि भाई जब जो चीज हमको बहुत कम मात्रा में क्या है रिक्वायर्ड है, तो वह हमारी बॉडी का भी क्या होगा, बहुत छोटा हिस्सा होगा, है ना, वह हमारी बॉडी का भी बहुत छोटा हिस्सा होगा। ठीक है, देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन देयर बॉडी कंटेंट, है ना। फॉर इंस्टांस अ कैल्शियम कंस्टिट्यूट्स, अब वापस से मान लो जैसे हमारी हड्डियां हैं, अब हमारी हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम का योगदान है, और हमारे शरीर का एक मेजर पोर्शन क्या है, हड्डियां हैं, और उसका मेजर पोर्शन क्या है, कैल्शियम है। इसलिए हमारे शरीर के टोटल बॉडी वेट का 2% क्या होता है, कैल्शियम होता है। ये बहुत ज्यादा हो गया।
लेकिन कुछ कंपाउंड कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इतनी लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं, तुम्हारे शरीर में कोबाल्ट भी होता है, लेकिन कोबाल्ट मात्र कितना होता है, 0.00004%। मतलब जीरो के बाद पांच डिजिट तक संख्या जा रही। ठीक है, बात समझ में आ रही, कितनी लेस क्वांटिटी है। कोबाल्ट किस उसमें हमको चाहिए था, रूप में चाहिए था, वो हमको विटामिन B12 के रूप में जा रहा था, है ना। किसके साथ जा रहा था, वो विटामिन B12 के साथ हमको ऑलरेडी अवेलेबल हो रहा था। ठीक है, तो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अ लेस क्वांटिटी, देयर क्वांटिटी कैन वेरी फ्रॉम 2% to 0.00004%. For example, calcium is required at about calcium is about 2% of the body weight, है ना, कि हमारे शरीर के कुल बॉडी वेट का 2% क्या होता है, कैल्शियम होता है। लेकिन लेस क्वांटिटी की ओर जाएंगे, न्यूनतम क्वांटिटी की ओर जाएंगे तो बहुत कम मात्रा वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं इन सर्टेन कैटेगरीज। पहली कैटेगरी आती है प्रिंसिपल एलिमेंट्स, ऑल्सो नोन एज मैक्रो मिनरल्स, है ना, also known as macro minerals. These constitute about 60 to 80% of the body's inorganic content. कि मैं कहता हूं कि 100 mg क्या है तुम्हारे शरीर में टोटल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, तो उस 100 mg का लगभग 60 से 80 mg क्या होंगे, मैक्रो मिनरल्स होंगे। मैक्रो का मतलब क्या है, वो जो हमको अधिक मात्रा में क्या है रिक्वायर्ड है, एंड आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट्स ग्रेटर देन 100 mg पर डे। और इनकी कितनी आवश्यकता होती है, तो यह 100 मिलीग्राम प्रतिदिन से ज्यादा आवश्यक होते हैं। मतलब उदाहरण के लिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, सल्फर है, ये मैक्रो मिनरल्स हैं। यह हमको प्रतिदिन 100 mg पर डे से ज्यादा चाहिए है। ठीक है, तो कैल्शियम आपको ध्यान में रखने, इनको कौन कौन से है ना, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, इसके अलावा सोडियम हो गया आपका, और क्या है, पोटेशियम है, ठीक है, क्लोराइड है, और क्या है, सल्फर है। ठीक है, ये क्या है, मैक्रो मिनरल्स है। फंक्शंस ऑफ द मैक्रो मिनरल्स क्या है, तो एक तो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल रोल हो सकता है। कैसे स्ट्रक्चरल रोल भाई, किसी संरचनात्मक भूमिका को निभा रहे होंगे। हमने पीछे बात करी कैल्शियम की, कैल्शियम संरचनात्मक भूमिका निभाता है। हमने पीछे मेंशन किया फास्फोरस को, फास्फोरस संरचनात्मक भूमिका निभाता है किसमें, बोन और टीथ में। आपके टूथपेस्ट में नमक है, अरे जब नमक पूछा जाता है तब कभी वहीं पे आप चेक किया करिए टूथपेस्ट में और क्या है, फॉस्फेटाइन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो दे प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड टीथ। इसके अलावा दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो सोडियम आयन है, जो कैल्शियम आयन है, सॉरी क्लोराइड आयन है, यह इलेक्ट्रोलाइट भी है। पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भी हैं। और ये क्या काम करते हैं, फ्लूइड बैलेंस को बना करके रखने में, नर्व फंक्शंस को रेगुलेट करने में, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम भी कर देते हैं। इसके अलावा कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं। ये हम कोफैक्टर वगैरह एंजाइम की क्लास में डिटेल में समझेंगे, है ना। तो हेल्प्स इन एंजाइम एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में जैसे हीमोग्लोबिन हो गया। अब हीमोग्लोबिन में हीम एग्जैक्टली क्या है, आयरन है। इसके अलावा हार्मोन प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन हो गया, थायराइड हार्मोन, है ना, जिसमें आयोडीन होता है। इंसुलिन एक्शन, जिसमें क्रोमियम काम करता है। इम्यून फंक्शंस में जैसे जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, आदि आदि, है ना। तो इन सब के माइक्रो जो मिनरल्स होते हैं, इन सब के क्या होते हैं, बॉडी के अंतर्गत, बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, काम होते हैं। इन कामों को और हम क्या कर सकते हैं, यहां पर बेहतर तरीके से देख सकते हैं दो आधारों पर। काम तो मैंने पीछे आपको बताए, काम यहां पर और भी लिखे हुए हैं, लेकिन इन की वजह से क्या डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है, इनकी वजह इनके लिए क्या आरडीए है, और इनके क्या मेजर सोर्स है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम प्लेज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन। कि भाई कैल्शियम का एक बड़ा योगदान है हड्डियों और दांतों के निर्माण में। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसके अलावा किसमें है, संकुचन में, मसल्स के संकुचन में उसका योगदान है।
यदि तुम कैल्शियम की रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं लोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। किसको, बच्चों को। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, किसको, बुजुर्गों को, एडल्ट्स को। और ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। अब वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी होती है, 0.8 से लेकर के 1 ग्राम पर डे तक, मतलब 800 mg से लेकर के 1000 mg तक। और ये कैल्शियम तुमको कहां से मिलता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, बीन से मिलता है। सेम विथ फॉस्फोरस, एग्जैक्टली सेम टू सेम, भाई बोन और टीथ के फॉर्मेशन में योगदान देता है। रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया का प्रॉब्लम निकल के आएगी। सेम आरडीए इसका वही है, 0.8 to 1 ग्राम पर डे। आरडीए आपको ध्यान में रखना है, आरडीए आपके चैप्टर में अलग से मेंशन किया गया है, हम पढ़ेंगे आरडीए को शायद 8th यूनिट में आपके। मैग्नीशियम को लेकर के बात करें, मैग्नीशियम ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ। इसके अलावा वह को फैक्टर के तौर पे काम करता है फॉर एंजाइम, जैसे काइनेज एंजाइम के लिए को फैक्टर के तौर पे काम कर देता है मैग्नीशियम, सॉरी, है ना। यदि आप मैग्नीशियम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो न्यूरोमस्कुलर वीकनेस निकल करके आ जाएगी। रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, 300 से 350 mg पर डे। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फूड के तौर पे एक्स्ट्रा चीफ है ना, क्वेश्चन ऑफ दी एक्स्ट्रा सेलुलर फूड्स। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस में काम करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बना करके रखने में मदद करता है। कितनी आवश्यकता है सोडियम की, 5 से 10 ग्राम पर डे। कैसे निकलता है, आप घर में खाना खाते हैं, नमक रहता है उसमें। नमक एग्जैक्टली क्या है, सोडियम क्लोराइड ही तो है ना। तो तुमको सोडियम आयन भी मिल गया, क्लोराइड आयन भी मिल गया, ये क्लोरीन है। तो टेबल सॉल्ट एग्जैक्टली क्या तुम्हारा, टेबल सॉल्ट मतलब क्या, घर का खाना, घर का नमक। इसके अलावा सॉल्ट एडेड फूड्स, भाई चिप्स खा रहे हो उसमें भी सॉल्ट है। कुछ भी बाहर से आप खा रहे हैं सामान्यतः उनमें क्या होता है, नमक होता है, खास करके जो आपका रेडी टू ईट फूड है। इसके अलावा पोटेशियम 3 से 4 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। क्लोरीन टेबल सॉल्ट के रूप में मिल जाता है, 5 से 10 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। सल्फर बहुत लेस क्वांटिटी में चाहिए। कैसे मिलेगा, आप प्रोटीन खाइए, सल्फर आपको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड कई सारे ऐसे हैं जो सल्फर कंपाउंड को क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर में धारण करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनका आरडीए कितना है, इनके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आता है दूसरा, ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो मिनरल्स। पहले आपने मैक्रो देखे, अब आप माइक्रो देख रहे हैं। माइक्रो मिनरल्स आर दोज मिनरल्स which are required, which are required in those elements which are required in less quantity. लेस क्वांटिटी क्या होती है, लेस देन 100 mg पर डे। तो those minerals or elements which are required in a more quantity, which means 100 mg, more than 100 mg पर डे, उनको हम मैक्रो बोलते हैं। और जो 100 mg पर डे से कम में आवश्यक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। इसके तहत क्या आते हैं, अब पीछे के तहत आपने क्या देखे, पीछे आपने क्या देखे, सोडियम देखा आपने, पोटेशियम देखा, है ना। इसके अलावा क्या देखा आपने, फास्फोरस देखा था, है ना। क्लोरीन देखा आपने, सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये जो बेसिक आपने वहां पे पूरी लिस्ट देखी है ना, पोटेशियम भी एग्जैक्टली, फास्फोरस भी, मैग्नीशियम है ना, ये जो पूरी लिस्ट आपने देखी, इसके अलावा जो कुछ बचते हैं जैसे कि आयरन हो गया आपका, है ना, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, मैग्नीज हो गया, इसके अलावा जिंक हो गया, है ना, मोलिब्डेनम हो गया, और आपका क्या आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है ना, फ्लोरीन आ जाता है, इसके अलावा सेलेनियम आ जाता है, और क्या आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है ना। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है, लेस देन 100 mg पर डे की क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है ना। और कुछ ऐसे और भी हैं जो इसेंशियल के अलावा पॉसिबली इसेंशियल, मतलब ये नहीं भी मिले तो काम चल जाएगा, पर यदि मिल जाए तो बेहतर है। जैसे उदाहरण के लिए निकल और वेंडियम, कैडमियम, बेरियम। नॉन इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं, जिससे एल्यूमिनियम, लेड, मरकरी, बोरॉन, सिल्वर और बिस्मथ।
तो माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो की लिस्ट में इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स जो आपने देखे माइक्रो की लिस्ट, उसमें क्या क्या देखा आपने? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया आपका, है ना। इसके अलावा मैग्नीज था, आयोडीन था, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम और क्रोमियम। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। पीछे की तरफ आपने क्या देखा था? मैक्रो में आपने क्या देखा? सोडियम देखा, पोटेशियम देखा, फास्फोरस देखा, कैल्शियम देखा आपने, क्लोरीन देखा था आपने, है ना। इसके अलावा और क्या बचा था आपका? मैग्नीशियम देखा था आपने पीछे, है ना। और भी कुछ बचा था? बस इतना था, सल्फर था एग्जैक्टली, है ना। क्या था? सल्फर था। तो ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने जितने भी देखे उनको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। भाई आयरन आपको कितना चाहिए? तो आयरन आपको क्यों चाहिए? पहली बात तो आयरन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हीम, और हीम एग्जैक्टली कहां है? हीमोग्लोबिन में है, मायोग्लोबिन में है, साइटोक्रोम्स में है। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारी ऑक्सीजन को बाइंड करके लेकर के जाता है कहां तक? हमारे टिश्यूज तक। दैट मीन्स कि ये तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। यदि आयरन नहीं रहे तो हमको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो जाता है, आपने सुना होगा। तभी तो सरकार आयरन की गोलियां बांटती है। और फोलिक एसिड की कितनी मात्रा में चाहिए है? आइडिया कितना है इसका? 10 से 15 mg पर डे। कहां से मिलेगा? ऑर्गन मीट्स, आप किसी का लीवर खा लीजिए, गुर्दा, है ना, किसी का छाती खा लीजिए, हार्ट खा लीजिए, किसी का मतलब जानवर का ही खाएंगे, है ना। इसका लीफी वेजिटेबल्स। दूसरा आता है कॉपर। कॉपर इज द कांस्टेंट ऑफ द एंजाइम्स। तो कांस्टेंट ऑफ द एंजाइम, बोले कांस्टेंट ऑफ एंजाइम यदि कॉपर है तो हम इस यहां पे कॉपर क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। कॉपर फंक्शन एज अ कोफैक्टर फॉर द एंजाइम। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेज, कौन सा एंजाइम हो गया? ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया, कैटालेज एंजाइम हो गया, टायरोसाइनेज एंजाइम हो गया। और ये सब क्या काम कर रहे होते हैं सामान्यतः? इसके अलावा और कॉपर क्या काम करता है? आयरन के ट्रांसपोर्ट में। यदि ये ना रहे तो मैंकेस डिजीज हो जाएगी। कौन सी? कॉपर की कमी यदि हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? मैंकेस डिजीज। इसके अलावा क्या हो सकता है? एनीमिया। कितना चाहिए? मात्र 2 से 3 mg पर डे। इसके बाद आता है आयोडीन। हमारे शरीर में हार्मोन पाया जाता है T3 और कौन सा? T4, थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोडीन, थायरोनिन। और इनका, इन T3 और T4 का जो एक स्ट्रक्चर का जो या उसके फॉर्मूला का एक जो बेसिक एलिमेंट है वो कौन है? आयोडीन है। अब इनके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन क्या है? अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि ये नहीं बनेंगे तो तुमको क्या हो जाएगा? गॉइटर हो सकता है, घेंघा रोग। क्या हो सकता है? घेंघा रोग। और क्या हो सकता है? माइक्सीडेमा। और क्या हो सकता है? क्रिटेनिज्म। तो तुमको आयोडीन तो चाहिए ही चाहिए। अब आयोडीन तुमको कहां से मिलेगा? तो तुम्हारे घर में जो टेबल सॉल्ट है उसमें से मिलेगा। हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, फूड फोर्टिफिकेशन। क्या पढ़ाया था? फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन में की प्रक्रिया के तहत साहब ने क्या किया? साहब मतलब सरकार ने क्या किया? कंपलसरी कर दिया कि नमक में क्या किया जाएगा? आयोडीन घोल मिला करके पहले से दिया जाएगा। यही तो फूड फोर्टिफिकेशन है ना। नमक का न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट जो रहता है हमारा, उससे आयोडीन मिल जाता है, जो कि T3 और T4 के फॉर्मेशन में योगदान देता है, ताकि हमको गॉइटर, क्रेटेनिज्म, माइक्सीडेमा ना हो सके। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैंगनीज। यह भी एक कोफैक्टर के तौर पे काम करता है, जस्ट लाइक कॉपर, जो कि रिक्वायर्ड है 2 से 9 mg पर डे की मात्रा में। ठीक है। आयोडीन कितना रिक्वायर्ड है? 150 से 200 माइक्रोग्राम। 150 से 200 माइक्रोग्राम मात्र। जिंक को लेकर के बात करें, यह भी कोफैक्टर के तौर पे काम करता है, 10 से 15 mg चाहिए। मोलिब्डेनम को लेकर के बात करें, है ना, मोलिब्डेनम को लेकर के बात करें तो यह भी एक कोफैक्टर के तौर पे काम करता है जैंथिन ऑक्सीडेज के साथ। कितना चाहिए? 75 से 250 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। कोबाल्ट, जो कि विटामिन B12 का कंस्टिट्यूएंट है, यदि तुम उसको नहीं लोगे तो विटामिन B12
नहीं बन पाएगा। और विटामिन B12 की कमी से पिछली बार से पढ़ाया था कि कौन सा एनीमिया होता है, पर्निशियस एनीमिया। कौन सा? पर्निशियस एनीमिया। अब तुमने B12 नहीं लिया तो कोबाल्ट नहीं लिया तो B12 नहीं बना तो पर्निशियस एनीमिया हो गया, तो कोबाल्ट ले लो। फ्लोरीन को लेकर के बात करें, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ जस्ट लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। यदि नहीं होगा तो क्या हो सकता है? डेंटल कैरीज हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कितना चाहिए? मात्र 2 से 4 mg पर डे चाहिए। कहां होता है ये? ड्रिंकिंग वाटर में ही होता है। लेकिन यदि सोचो जितनी मात्रा रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा फ्लोरीन हो जाए तो फ्लोरीन की पॉइजनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्लोरीन की पॉइजनिंग हो जाएगी। राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में फ्लोरीन की पॉइजनिंग हो चुकी है। उसका कारण क्या है? वहां पे लगातार क्या हो रहे हैं? उत्खनन हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा सेलेनियम हो सकता है आपका, है ना। इसके अलावा आपका क्या आता है? सेलेनियम, इट इन्वॉल्व्ड इन एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस अलोंग विद विटामिन ई। तो यह विटामिन ई के साथ मिलकर के एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है। 3 ही विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करते हैं। एस, यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो मस्कुलर डिजनरेशन, कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम निकल करके आएगी। कितना चाहिए? मात्र 50 से 200 माइक्रोग्राम पर डे। 50 से 200। क्रोमियम को लेकर के बात करें, इट प्रमोट्स इंसुलिन फंक्शंस। यदि ये ना हो तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस या ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकता है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस होने का मतलब होता है कि तुम्हारी बॉडी ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना। कितनी मात्रा में चाहिए? 10 से 100 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। कहां से मिलेगा? ब्रूअर सीस्ट, मीट, होल ग्रेन्स आदि आदि से।